नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स स्टडी पैक पर अपने समस्त छात्र एवं छात्राओं का, अपने समस्त व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, इकोनॉमिक्स स्टडी पैक पर अपने समस्त व्यूअर्स का, अपने समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं रिकार्डो की तुलनात्मक लागत सिद्धांत का, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। साथियों, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन सिद्धांत का ही विस्तार है। श्रम विभाजन के बारे में आप जानते ही होंगे, खैर थोड़ा सा बता देता हूं। श्रम विभाजन जब किसी उत्पादन क्रिया को अनेक सूक्ष्म क्रियाओं में बांट लिया जाता है और पृथक पृथक व्यक्तियों को वह क्रिया करने के लिए दी जाती है और उनके सामूहिक प्रयास से किसी एक वस्तु का उत्पादन होता है, तो इसे जटिल श्रम विभाजन कहते हैं। जब व्यावसायिक कार्यों का बंटवारा होता है, भिन्न भिन्न लोग अपनी इच्छा के अनुसार पैसे व्यवसाय अपना लेते हैं, जैसे दर्जी सिलाई का कार्य, लोहार लोहे की वस्तुएं बनाने का कार्य, सुनार सोने की वस्तुएं बनाने का कार्य, नाई बाल काटने का कार्य। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं, भिन्न भिन्न क्रियाकलाप करते हैं, तो इसे आर्थिक क्रियाओं का सरल श्रम विभाजन कहा जाता है। यानी जो श्रम विभाजन होता है उसके द्वारा उत्पादन बहुत तीव्रता से होता है और वस्तुओं में गुणवत्ता आती है। ठीक है, आधुनिक जो हमारी व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था और श्रम विभाजन पर ही आधारित है। ठीक है, एक ही कार्य को नियंत्रण करते करते व्यक्ति कार्य कुशल हो जाता है और उस कार्य को निपुणता के साथ करता है, जिससे अधिकतम उत्पादन होता है न्यूनतम लागत पर। तो साथियों, श्रम विभाजन के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप समझ गए होंगे श्रम विभाजन के लिए। तो आज जो है हम रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जैसे कि भी हमने बताया कि वो श्रम विभाजन सिद्धांत का ही विस्तार है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का वैज्ञानिक जो व्याख्या है डेविड रिकार्डो ने की है और इसीलिए इस सिद्धांत को उनके नाम से जाना जाता है, रिकॉर्डियन थ्योरी कंपैरेटिव कॉस्ट। ठीक है, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रोफेसर जे एस मिल और प्रोफेसर कैनिज ने तथा वेस्टवेल ने इस सिद्धांत का विस्तार किया है और यह सिद्धांत यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देशों के बीच वस्तु के विनिमय का जो आधार है वो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत का जो मूल सार है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सिद्धांत का मूल जो सार है वो इसमें निहित है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो विविध वस्तुओं के उत्पादन में जो लागतों का जो अंतर है, वो कहिए कि तुलनात्मक लागतों का जो अंतर आता है वो श्रम की यानी साधनों की विविधता के कारण उत्पन्न होता है। जो साधन होते हैं वो प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न होते हैं, उनमें भिन्नता होती है और इसलिए तुलनात्मक लागत अलग अलग होती है। ठीक है, एक देश
उन्हीं वस्तुओं को उत्पादन और निर्यात करने में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा या कर लेता है, जिनके उत्पादन में उसे तुलनात्मक रूप से लाभ प्राप्त होता है और उस वस्तु के अतिरेक को, यानी जो आधिक्य उसने उत्पादित किया है, उसे विनिमय करके अन्य आवश्यक वस्तुओं का वो है जो कि अपने देश में कम उत्पादन लागत पर नहीं उत्पन्न कर सकता है, उनका वह आयात कर लेता है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ प्राप्त करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो तुलनात्मक लागत जो है वो उसका आधार है। तो साथियों, इस कहिए कि जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, इसकी जो परिभाषाएं हैं या जो व्याख्याएं हैं, जिन जिन अर्थशास्त्री ने किए मैं उनको आपको बता रहा हूँ। डेविड रिकार्डो ने इसकी व्याख्या की है। डेविड रिकार्डो ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि यदि दो व्यक्ति हैं और वे दोनों ही जूते और टोप बना सकते हैं, उनमें से एक व्यक्ति जूते और टोप दोनों ही बनाने में श्रेष्ठ है, वह यानी कि टॉप बनाने में अपने प्रतिद्वंदी से 20% और जूते बनाने में अपने प्रतिद्वंदी से 33.5% अधिक कुशल है। तो क्या यह दोनों के हित में नहीं होगा कि कुशल व्यक्ति केवल जूते बनाए और दूसरा व्यक्ति केवल टॉप? अगर ऐसा होगा तो उनको लाभ होगा। इसी को प्रोफेसर जैकब वाइनर ने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि यदि स्वतंत्र व्यापार होता है तो प्रत्येक देश दीर्घकाल में उन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है जिनके उत्पादन में उसे वास्तविक लागतों के संदर्भ में तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है तथा उन वस्तुओं का आयात करता है जिनका देश में उत्पादन वास्तविक लागतों के संदर्भ में तुलनात्मक लागत के रूप में हानिप्रद होता है। इस प्रकार विशिष्टीकरण आयात के व्यापार करने वाले देशों को लाभदायक होता है। तो यही बात उन्होंने की है कि एक तो स्वतंत्र व्यापार हो और दीर्घकाल में तो क्या होगा कि प्रत्येक देश ऐसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा उत्पादन और निर्यात में, जो अपने यहाँ तुलनात्मक रूप से कम लागत पर उत्पन्न कर देता है और उन वस्तुओं यानी कि उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनका उत्पादन वह वास्तविक लागतों के संदर्भ में कहिए कि नहीं कर, मतलब अपने देश में कम लागतों पर नहीं कर पा रहा है। साथियों, ये जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, रिकार्डो ने इसे मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित किया है। श्रम सिद्धांत जिसमें कि मूल्य जो है, मतलब उन्होंने माना है कि श्रम ही उत्पत्ति का साधन है, श्रम में पूर्ण गतिशीलता होती है ना। आंतरिक क्षेत्र में श्रम पूर्ण रूप से गतिशील होता है। स्वतंत्र व्यापार की मान्यता है और उत्पत्ति के साधनों में जो कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस गतिशीलता का अभाव होता है, जिसके कारण श्रम सिद्धांत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू नहीं होता। यानी श्रम सिद्धांत का जो नियम है, मूल्य के श्रम सिद्धांत का जो प्रतिपादन रिकार्डो ने किया है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागू नहीं होता है। यानी मूल्य का निर्धारण श्रम के द्वारा होता है, ठीक है। तुलनात्मक श्रम के द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है, इस बात को रिकार्डो ने माना है। और जो श्रम है उसकी जो इकाइयाँ हैं वो समरूप होती हैं। समरूप का मतलब यह है कि प्रत्येक श्रमिक कार्य करने की दृष्टि से समान है। तो ये कुछ मान्यताएं इस सिद्धांत की उन्होंने ली हैं
जिनके आगे हम आलोचना आपको समझाएंगे। चलिए, जैकब वाइनर का आपने देखा। और वेस्टेबल के मत अनुसार एक डॉक्टर बागवानी का कार्य माली से अधिक कुशलता के साथ कर सकता है। एक डॉक्टर बागवानी का कार्य माली से अधिक कुशलता के साथ कर सकता है, कि परंतु वह डॉक्टरी में और भी कुशल हो सकता है। ठीक है, उससे सर्वाधिक लाभ उसी समय होगा जब वह केवल डॉक्टरी का कार्य करे। इसी प्रकार एक देश दूसरे देश की तुलना में वस्तुओं का उत्पादन सस्ती लागतों पर कर सकता है। कुछ वस्तुओं का उत्पादन सस्ता बना सकता है, परंतु उस देश को सबसे अधिक लाभ उसी समय होगा जब वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करे जिसमें उसे दूसरे की अपेक्षा अत्यधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत ये बताता है कि यदि भारत को सूती वस्त्र बनाने में विशिष्टीकरण प्राप्त है, अर्थात सूती वस्त्र बनाने की जो तकनीक है वो भारत में है, मशीनें हैं भारत में है, कपास का उत्पादन भारत में होता है, सस्ता श्रम भारत में है, कम्युनिकेशन के साधन भारत में, यानी जो विशिष्टीकरण है भारत को प्राप्त है। और उधर दूसरी तरफ इंग्लैंड है। इंग्लैंड में शराब का उत्पादन इंग्लैंड को शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त है। इंग्लैंड में सूती वस्त्र की जो लागत है बहुत ऊंची है। भारत में शराब के उत्पादन की लागत ऊंची है। तो ये बेहतर होगा कि भारत केवल सूती वस्त्र का उत्पादन करे और इंग्लैंड शराब का उत्पादन करे, तथा अपने सूती वस्त्र को विदेशों में भेजकर वहाँ से वो शराब का आयात करे। तो इस प्रकार से यदि व्यापार होगा तो दोनों देशों को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होगा। यह सिद्धांत है। साथियों, इसी तथ्य को जो आपको मैंने इंग्लैंड और भारत का उदाहरण दिया है, इंग्लैंड शराब का उत्पादन और भारत सूती वस्त्र का उत्पादन करता है, प्रोफेसर मार्शल ने बहुत ही अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यदि ऐसी वस्तुओं को जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है विदेशों से आयात किया जाता है, तो वह इस बात का सूचक है कि इन वस्तुओं की देश में उत्पादन की जो लागत है या लागत होती है उसकी अपेक्षा इन वस्तुओं को विदेशों से अन्य वस्तु के बदले में मंगाने में कम लागत लगती है। तो आप समझ गए होंगे। अब बात यह है कि तुलनात्मक लागत के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो लागतों में अंतर के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक, लागतों में पूर्ण अंतर या निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट कहिए कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, और लागतों में समान अंतर यानी इक्वल डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, एंड लागतों में तुलनात्मक या सापेक्षिक अंतर यानी इसको हम कहेंगे कंपैरेटिव कॉस्ट इन डिफरेंस। ठीक है, तो लागतों में जो पूर्ण अंतर या निरपेक्ष अंतर है उसकी हम चर्चा करें। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब कोई देश दूसरे देश की तुलना में किसी वस्तु का उत्पादन उस देश की तुलना में कम लागत पर कर लेता है और दूसरा देश किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन पहले देश की तुलना में कम लागत पर कर लेता है, तो दोनों की लागतों में जो अंतर है पूर्ण अंतर है यानी निरपेक्ष अंतर है। आइए इसको एक तालिका और उदाहरण की सहायता से समझते हैं। साथियों, लागतों में पूर्ण या निरपेक्ष अंतर
की स्थिति में दो देश विशिष्टीकरण का लाभ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दो देश लिए हैं, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान, और लागत जो है उत्पादन लागत श्रम इकाइयों के रूप में दिखाया गया है। कपास और जूट का दोनों देश उत्पादन कर रहे हैं। भारत में कपास की एक इकाई को उत्पन्न करने के लिए 20 श्रमिक लगाने पड़ते हैं, जबकि जूट की एक इकाई को उत्पन्न करने के लिए 10 श्रमिक लगाने पड़ते हैं। इस प्रकार भारत में जूट और कपास की जो उत्पादन लागत का अनुपात है वो 2:1 है। इधर पाकिस्तान में जो कपास और जूट के उत्पादन लागत है उसका अनुपात 1:2 है। ठीक है, अब देखिए, यदि भारत एक इकाई कपास प्लस एक इकाई जूट का उत्पादन करता है तो कुल उत्पादन लागत होगी 20 श्रमिक प्लस 10 श्रमिक बराबर 30 श्रमिक। इसी प्रकार यदि पाकिस्तान वो भी एक इकाई कपास की तथा एक इकाई जूट की उत्पादन करता है तो उसे भी 10 प्लस 20 अर्थात 30 श्रमिक लगाने पड़ते हैं। इस प्रकार 2 इकाई कपास प्लस 2 इकाई जूट उत्पन्न करने में दोनों देशों को 60 श्रमिक लगाने पड़ेंगे। ये विशिष्टीकरण से पूर्व की स्थिति है, बिना विशिष्टीकरण के। अब यदि दोनों देश विशिष्टीकरण प्राप्त कर लें तो यहां तालिका को देखने से स्पष्ट है कि पाकिस्तान को कपास के उत्पादन में भारत पर विशिष्टीकरण प्राप्त है, जबकि भारत को जूट के उत्पादन पर पाकिस्तान पर विशिष्टीकरण प्राप्त है। अब यदि दोनों देश विशिष्टीकरण को अपना लें तो दोनों देशों को किस प्रकार से लाभ हो सकता है। देखिए, भारत यदि 2 इकाई जूट की उत्पन्न करे तो उसे श्रमिक लगाने पड़ेंगे 20, और इसी प्रकार पाकिस्तान यदि 2 इकाई कपास की उत्पन्न करे तो उसे भी श्रमिक लगाने पड़ेंगे 20। तो 2 इकाई जूट प्लस 2 इकाई जूट की प्लस 2 इकाई कपास की लगाने में दोनों को 40 श्रमिकों के बराबर उत्पादन लागत लगानी होगी। अब देखिए, यहाँ पे 20-20 इकाइयां लगा रहे हैं, पहले 30-30 इकाइयां लगा रहे थे। एक इकाई कपास की उत्पन्न करने के लिए 20 श्रमिक, एक इकाई जूट की उत्पन्न करने के लिए 20 श्रमिक, 10 श्रमिक, और इस प्रकार 30 श्रमिक जो है भारत को लगाने पड़ रहे थे।
इसी प्रकार पाकिस्तान को कपास की 1 इकाई उत्पन्न करने के लिए 10 श्रमिक, जूट की 1 इकाई उत्पन्न करने के लिए 20 श्रमिक, 30 श्रमिक लगाने पड़ रहे थे, दोनों को 60 श्रमिक लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ भारत को 2 जूट की इकाइयां उत्पन्न करने के लिए 20 श्रमिक लगाने पड़ रहे हैं, और इसी प्रकार कपास की 2 इकाइयां उत्पन्न करने के लिए पाकिस्तान को भी 20 श्रमिकों को लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ 10 श्रमिकों के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है उनको। ऐसे में दोनों देश विशिष्टीकरण को अपनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसको रेखा चित्र की सहायता से समझाते हैं। तो साथियों, ये जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र में भी उस तालिका की जो है व्याख्या की जा सकती है। भारत और पाकिस्तान को कपास और जूट के उत्पादन में जो मतलब कहिए कि अनुपात विनिमय करना होगा, तो वो भारत को भारत का विनिमय अनुपात होगा यानी 2:1, यानी 2 कपास बराबर 1 जूट, यानी जूट की 1 इकाई बराबर 2 कपास की इकाइयां, ये 2:1 होगा। और पाकिस्तान में 1 कपास 2 जूट, तो ये अनुपात पाकिस्तान में होगा। इसी आधार पर ये रेखा चित्र बना है और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि AB रेखा ये भारत की है, ठीक है, और AC रेखा ये पाकिस्तान की है। तो दोनों जो है तुलनात्मक जो लाभ उनको प्राप्त हो रहा है वो BC के बराबर तुलनात्मक लाभ दोनों को प्राप्त हो रहा है। यदि 5 इकाइयां कपास की भारत को प्राप्त होती हैं तो उसे 2.5 इकाइयां जूट की देनी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पाकिस्तान 5 इकाइयां कपास की देता है तो जूट की उसको 10 इकाइयां प्राप्त हो जाती है। तो ये जो तुलनात्मक लागत है BC के बराबर तुलनात्मक लाभ दोनों देशों को प्राप्त हो रहा है। तो ये रेखा चित्र है इसका, इसको ध्यान से साथियों, जब लागतों में समान अंतर होता है तो कोई भी देश तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार विशिष्टीकरण को नहीं अपना पाएगा। और ऐसा तब होगा जब दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के जो कहिए कि उत्पादन लागत का अनुपात है वो इक्वल होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ भारत की बात करें तो कपास और जूट का जो उत्पादन है, जो उसकी उत्पादन लागत है वो 100 और 50 है। अगर इसको उत्पादन में हम देखें, इसको अनुपात में हम देखें तो 2:1 ये अनुपात भारत में कपास और जूट का है, और यही अनुपात यानी 80:40 यानी 1:2 यही अनुपात पाकिस्तान में है। तो यानी कि समान अनुपात है लागतों का, उत्पादन लागतों का, इसलिए कोई भी राष्ट्र विशिष्टीकरण को नहीं अपना पाएगा। और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से किसी को भी लाभ नहीं होगा। आइए इस रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। तो जैसा कि पिछली तालिका में आपको बताया गया कि भारत और पाकिस्तान में जब समान लागतों के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यापार नहीं होगा, क्योंकि दोनों देश आत्मनिर्भरता को अपनाएंगे और विशिष्टीकरण का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। इसी चीज को यहाँ पर रेखा चित्र द्वारा दिखाया गया है।
AB रेखा ये दोनों देशों की रेखा है, और चूंकि दोनों ही देशों में समान अनुपात है इसलिए ये रेखा सेम है, समान है दोनों देशों में, और इसलिए किसी प्रकार से कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस समान लागतों के अंतर्गत ये रेखा चित्र है जिसमें OX अक्ष पर हमने जूट के उत्पादन को तथा OY अक्ष पर कपास के उत्पादन को दिखाया गया है। ठीक है, और दोनों देशों में समान अनुपात होने के कारण, यानी कि 2:1 होने के कारण जो है समान अनुपात है, इसलिए दोनों देश आत्मनिर्भरता को अपनाएंगे और किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। साथियों, अब लागतों में सापेक्ष अंतर, अभी तक हमने जो देखा लागतों में पूर्ण या निरपेक्ष अंतर, लागतों में समान अंतर, और अब लागतों में सापेक्ष अंतर। सापेक्ष यानी तुलनात्मक। देखिए, ये जो तालिका हमने बनाई है इसमें जो देश दिखाए भारत और पाकिस्तान है। कपास के उत्पादन और जूट के उत्पादन में भारत को दोनों ही वस्तु के उत्पादन में लाभ, यानी कि पाकिस्तान की तुलना में जो उसकी लागतें हैं कम हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि कपास के उत्पादन में जो है उसको 80 इकाइयों, श्रम इकाइयों के बराबर 1 इकाई उत्पन्न करने के लिए कपास की खर्च करना पड़ रहा है, उत्पादन लागत लगानी पड़ रही है। तो यदि वह कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करे और इसी प्रकार पाकिस्तान को जो है जूट में 100 इकाइयाँ श्रम की लगानी पड़ रही है, 1 इकाई जूट की प्राप्त करने के लिए श्रम की 100 इकाइयाँ लगानी पड़ रही है। तो यहाँ पाकिस्तान अगर कि ये जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करने से दोनों देशों को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि इन दोनों में, यानी भारत में जूट और कपास के उत्पादन में जो है जो अनुपात है वो क्या है अनुपात है। तो यहाँ पर 1 अनुपात, यानी जूट की 1 इकाई अनुपात 0.89, इससे इसको भाग करेंगे तो 0.89 कपास की इकाइयाँ, ये अनुपात है भारत का। और पाकिस्तान का जो अनुपात है वो है जूट की 1 इकाई बराबर कपास की 1.2 इकाइयाँ। इस आधार पर हमको रेखा चित्र बनाना है। अब यहाँ पर जब हम रेखा चित्र बनाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही देशों को इकाइयों का लाभ हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है इसको भी यहाँ देख लेते हैं। यदि भारत, यानी बिना व्यापार किए, विशिष्टीकरण किए, यदि भारत जो है कपास की और जूट की 1-1 इकाई उत्पन्न करे तो उसे कितने श्रमिकों के बराबर लगाना पड़ेगा, यानी 1 कपास की इकाई, 1 कपास की इकाई प्लस 1 जूट की इकाई, ये भारत उत्पन्न कर रहा है। तो उसको खर्च करना पड़ रहा है कितना, 80 धन 90 बराबर 170 श्रम इकाइयां। ठीक है, इतना उत्पादन करना उत्पादन लागतें लगानी पड़ रही है। इसी प्रकार पाकिस्तान को 1 कपास और 1 जूट की इकाई उत्पन्न करने के लिए कितनी श्रम इकाइयां लगानी पड़ रही है, 120 धन 100, यानी 220 इकाइयों के बराबर श्रम इकाइयां लगानी पड़ रही है। तो यहाँ पर कुल कितना खर्च करना पड़ रहा है, 390 इकाइयों श्रम इकाइयां खर्च करनी पड़ रही है। ये व्यापार पूर्व की स्थिति है। व्यापार के पश्चात यदि दोनों देश व्यापार करें, भारत केवल कपास का उत्पादन करे और पाकिस्तान केवल जूट का उत्पादन करे, तो 2 इकाई भारत को 2 इकाई
कपास उत्पन्न करने के लिए जो लागत लगानी पड़ेगी 80 धन 80, यानी 2 इकाइयां पैदा करनी है तो 160 इकाई श्रम इकाइयों के बराबर उत्पादन लागत लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार पाकिस्तान को 2 इकाई जूट की पैदा करने के लिए 100 धन 100 200 इकाइयों के बराबर खर्च करना पड़ेगा। इसको यानी कि 360 इकाइयां खर्च करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखने से स्पष्ट है कि पहले 390 इकाइयों के बराबर श्रम इकाइयां उत्पादन में लगानी पड़ी दोनों को, अब केवल 360 इकाइयों को लगाना पड़ रहा है, अर्थात 30 श्रम इकाइयों के बराबर यहाँ पर तुलनात्मक लाभ लागत के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब इसको जो है अगर हम रेखा चित्र बनाएंगे तो वो भी यहाँ पर परिलक्षित होगा। अभी सीधे सीधे देखिए कि अगर पाकिस्तान 120 रुपए में 120 श्रम इकाइयों में 1 इकाई कपास की पैदा कर रहा है और 100 श्रम इकाइयों में 1 जूट की, तो कुल 220 श्रमिकों के बराबर उसको खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 200 यानी 20 श्रम इकाइयों की बचत उसको हो रही है। और इसी प्रकार भारत को 80 धन 90 170 के बराबर खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ 160 के बराबर यानी 10 जो श्रम इकाइयां वो भारत को बचत हो रही है। ये जो है सापेक्ष लागतों के अंतर्गत दोनों देश विशिष्टीकरण को अपनाएं तो दोनों देशों को लाभ होगा। भारत कपास का उत्पादन करे और पाकिस्तान जूट का उत्पादन करे तो दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक व्यापार से लाभ होगा। चलिए इसको रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करते हैं। ये जो रेखा चित्र हमने यहाँ बनाया है, भारत में जो जूट और कपास का अनुपात है वो 1 जूट की इकाई बराबर 0.889 कपास की इकाइयां। इसी प्रकार पाकिस्तान में 1 जूट की इकाई बराबर 1.2 कपास की इकाइयां। तो यहाँ जो है आप देख रहे होंगे इसी अनुपात में ये रेखा खींची गई है और ए बी रेखा ये भारत की रेखा है तथा ए सी रेखा ये पाकिस्तान की रेखा है और जो तुलनात्मक लाभ है वो बीसी के बराबर दोनों देशों को प्राप्त हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक हो, समझ में आया होगा। तो ये रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था, विभिन्न लागतों के अंतर के दौरान जो लाभ की स्थिति बन सकती है, जो हो सकती है, वो यहाँ पर आपको बता दी गई है। हम रिकार्डो के तुलनात्मक सिद्धांत की मान्यताएं और आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विविध परिभाषाएं, उदाहरण और तालिकाएं तथा रेखा चित्र इत्यादि की विस्तृत व्याख्या की है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मान्यताएं और आलोचनाएं हम देखेंगे और भी जो छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको भी हम इस सत्र में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं। रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की जो मान्यताएं की हैं, वो पहली मान्यता है व्यापार करने वाले केवल 2 देश हैं, यानी ये जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है 2 देशों के मध्य लागू होता है। ठीक है, 2 देशों की मान्यता है। इसी प्रकार उत्पादित की जाने वाली 2 वस्तुएं और जो वो वस्तुएं हैं वो समरूप होती हैं। समरूप को मतलब बिल्कुल एक जैसी, उनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होती। आपने पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं, जैसे बाजार में आलू बिक रहे तो आलू सब विक्रेताओं के पास एक जैसे होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। तो जब किसी वस्तु तो समरूप वस्तुओं की मान्यता है। साथ ही श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन
तो जानते होंगे ना, श्रम उत्पादन का साधन है और श्रम के साथ जो है भूमि, पूंजी, संगठन और साहस, ये भी उत्पादन के साधन है। लेकिन रिकार्डो के लगातार सिद्धांत में उत्पादन का जो साधन है, एकमात्र साधन श्रम को माना गया है और बाकी जो अन्य साधन है उसमें सम्मिलित मान लिए गए हैं। तो ये भी एक मान्यता है। इसके अलावा श्रम की वास्तविक लागतों, श्रम ही वास्तविक लागतों का आधार है। ठीक है, जो लागत है, अब लागतों के बारे में आपने कुल उत्पादन लागत वगैरह पढ़ा होगा। तो कुल उत्पादन लागत, उसमें तो कच्चे माल की कीमत, ठीक है, पूंजीगत परिसंपत्ति का ह्रास वगैरह वगैरह, दुनिया भर का श्रम, पूंजी, साहस, संगठन सब कुछ सम्मिलित है ना। तो यहाँ पे केवल श्रम को ही वास्तविक लागतों का आधार माना गया है। दोनों देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली है, अर्थात वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यकता वाली वस्तु के आदान को वस्तु विनिमय कहते हैं और यही प्रणाली जो है दोनों देशों में प्रचलित रहती है। इसके अलावा दोनों देशों में उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण रोजगार की बात कर लें। जब प्रत्येक साधन को कार्य करने के लिए है, प्रचलित मजदूरी पर साधन कार्य करने के लिए तत्पर है, कार्य करने के लिए है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था माना जाएगा। और यदि 2-4% लोग ऐसे भी होते हैं, 2-4% जो कार्य करना नहीं चाहते, तो उनको बेरोजगार नहीं माना जाता। तो यहाँ पर पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है, यानी कि उत्पत्ति का कोई भी साधन बेकार नहीं, बेरोजगार नहीं। उत्पत्ति के साधन एक देश में पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं, ये मान लिया गया। इसमें गतिशीलता आप जानते होंगे, जब साधन एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में, एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से, सरलता से आ जा सकते हैं, तो इससे साधनों की गतिशीलता कहते हैं। और साधनों की जो ये गतिशीलता है, यानी उत्पत्ति के साधनों की जो गतिशीलता है, तो यहाँ पे ये माना गया है कि उत्पत्ति के जो साधन हैं वो देश में पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्पादन में स्थिर प्रतिफल क्रिया जो नियम है, यानी उत्पादन क्षमता नियम, ये नियम क्रियाशील रहता है। आप जानते होंगे उत्पादन के 3 नियम होते हैं। पहले होता है वृद्धि नियम, फिर होता है क्रमगत उत्पत्ति क्षमता नियम और फिर होता है क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम। तो 3 नियम होते हैं। जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों की उत्तरोत्तर इकाइयों को लगाया जाता है, तो उत्पादन 3 प्रकार से बढ़ता है: बढ़ती हुई दर से, स्थिर दर से और घटती दर से, जिन्हें क्रम से उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन क्षमता नियम और क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। तो साथ ही यहाँ पर ये मान्यता है कि उत्पादन में स्थिर नियम क्रियाशील है। नेक्स्ट है, दोनों देशों के मध्य स्वतंत्र व्यापार होता है। स्वतंत्र व्यापार नीति आप जानते होंगे ना, कि जब एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं का आयात निर्यात पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, तो उसको स्वतंत्र व्यापार नीति कहते हैं। ठीक है, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति रहती है। छोटे से क्षेत्र में भी परिवहन लागतें रहती हैं, है ना। और परिवहन लागतों को अनुपस्थित मान लिया गया है, अर्थात लागतें जो है वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर पा रही है। ठीक है, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था की प्रकृति स्थितिक है, जबकि आप देखते हो डायनामिक है। अर्थव्यवस्था स्थितिक है, अर्थात उसमें जो है स्थिर है अर्थव्यवस्था, उसमें स्थिति बनी हुई है, ये चीज है। और दोनों देशों में पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं विद्यमान है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है, फर्मों का स्वतंत्र आवागमन भारत। पूर्ण प्रतियोगिता की जो स्थिति आप जानते होंगे, है ना, तो मूल्य भी एक ही रहने की प्रवृत्ति रहती है, वस्तुएं समरूप होती हैं, साधनों यानी कि समस्त साधन गुण तथा मात्रा में साधन हो जाए और वस्तु हो जाए, दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता। तो ये चीज उसमें है। दोनों देशों में रुचियां समान है,
यानी कि जो लोगों की व्यक्तियों की रुचियाँ होती हैं वो भी समान रहती हैं, उनमें अंतर नहीं होता। और तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तित रहता है, जो प्राविधिक ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। आप जानते होंगे ना, तकनीकी तो नित्य प्रति बदलती रहती है, नई नई तकनीक आती रहती है, लेकिन यहाँ पर ये मान लिया गया है कि उत्पादन की तकनीक दी हुई है और वो अपरिवर्तित है। तो ये यानी कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं थी जो हमने आपको बताई। अब हम विचार करेंगे तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनाओं पर। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचना। ओहलिन और ग्राहम जैसे अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना की है और अनेक आधारों पर आलोचना की गई है। जो प्रमुख आलोचना है वो इस प्रकार से हैं। जैसे पहली आलोचना है, मूल्य के श्रम सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण है। ये बात सही है कि श्रम साधन का मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो एकमात्र साधन नहीं है, उत्पादन के अन्य साधन भी हैं। और यहाँ ये मान लिया गया है कि जो उत्पादन का विनिमय होता है वो श्रम लागत के अनुपात यानी कि श्रम लागत के अनुसार होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये माना जा सकता है कि श्रम साधन महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य जो साधन हैं उनका महत्व भी पड़ता है। दूसरा है, श्रमिकों में समरूपता संभव नहीं। अब देखिए ना, श्रमिकों में समरूपता का होना यानी सारे श्रमिक एक जैसे होने। कल्पना कर सकते हैं, एक श्रमिक मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से दूसरे श्रमिक की तुलना में अधिक सक्षम हो सकता है, कार्य कुशल हो सकता है। एक व्यक्ति एक प्रकृति का नहीं होता है, व्यक्तियों की प्रकृतियों में अंतर होता है। एक व्यक्ति कर्मठता के साथ कार्य करता है, दूसरा आलस दिखाता है। तो यहाँ पर श्रमिकों में समरूपता को मानना ये दोषपूर्ण है और समरूपता संभव ही नहीं है। इसके अलावा उत्पादन समता नियम की मान्यता भी सही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो उत्पादन में लागू होता है वो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। एक साधन की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, परिवर्तनशील साधन की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है, कुछ साधनों को स्थिर रखकर, तो उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, ना कि स्थिर दर से बढ़ता है। ये माना जा सकता है कि उत्पादन में कुछ समय के लिए स्थिर नियम क्रियाशील हो, लेकिन वो सदैव स्थिर नहीं रहता। ठीक है, क्रमगत उत्पत्ति ह्रास में क्रियाशील होना ही होना होता है। परिवहन लागतों की उपेक्षा की गई है सिद्धांत में, जो कि दोषपूर्ण है। ये संभव है कि परिवहन लागतें जो हैं, जो तुलनात्मक लाभ है, उसके अंतर को खत्म कर दे। एक देश से दूसरे देश को माल की लाना ले जाना, उसका जो खर्चा होगा, परिवहन लागतें होंगी, वो तुलनात्मक लाभ को कम कर सकती हैं। तो उनकी उपेक्षा करना इस सिद्धांत की कमी है। दो या दो से अधिक देशों पर यह सिद्धांत केवल दो ही देशों पर लागू होता है, दो देशों से अधिक देशों पर लागू नहीं होता। और आज के समय में यदि हम चर्चा करें तो एक देश का यानी अनेक देशों के साथ में व्यापार होता है। दो वस्तुओं से अधिक पर क्रियाशील नहीं होता यह सिद्धांत। ये भी एक आलोचना है इसकी। यहाँ ये देखिए कि आज जो है बहुत सारे देश विभिन्न वस्तुओं का निर्यात करते हैं और विभिन्न वस्तुओं का आयात करते हैं। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। साधनों में पूर्ण गतिशीलता का अभाव है। साधनों में जैसे आप समझिए भूमि है, तो भूमि तो बिल्कुल स्थिर रहती है, भूमि तो बिल्कुल आप
उसको क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक स्थान की भूमि को बेचकर दूसरे स्थान पर आप खरीद सकते हैं। वो मुद्रा प्रणाली में हो सकता है, उस अर्थव्यवस्था में हो सकता है जिसमें मुद्रा प्रणाली हो। श्रम की बात करें तो श्रम में भी गतिशीलता का अभाव होता है। उसे भी अपने जन्म स्थान से, जहाँ पर उसका जन्म हुआ वहाँ मोह होता है, उसे वातावरण है, खान पान है, रीति रिवाज है, भाषा है, बहुत सारी बाधाएं होती है श्रम की गतिशीलता में। आंतरिक क्षेत्र में भी गतिशील होना बहुत मुश्किल होता है। गतिशीलता का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। जब श्रमिक एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में, एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आसानी से, सुगमता से आ जा सकते तो उसे श्रम की गतिशीलता कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। यदि कोई उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत में जाएगा तो वहाँ भाषा संबंधी, खान पान संबंधी अनेक बातों का उसको सामना करना पड़ेगा। तो गतिशीलता का, साधनों में गतिशीलता का अभाव होता है, एक देश की सीमाओं में होता है। मांग की दशाओं की अवहेलना की गई है सिद्धांत में। लागतों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है। श्रम लागतों में उत्पादन जो है उसका विनिमय किया जा रहा है, लेकिन मांग की परिस्थिति अगर परिवर्तित होती है, मांग में वृद्धि अथवा कमी होगी तो सीधे वो मूल्य को प्रभावित करती है। तो ये मांग पक्ष का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा गया है सिद्धांत में। सिद्धांत की एक कमी भी है। इसके अलावा लोचपूर्ण बाजार और स्थिर कीमतों की जो मान्यता है वो तथ्यहीन है। यानी कि बेलोचदार मांग, कहिए कि अगर बाजार में बेलोचदार स्थिति ना हो वस्तु की तो तुलनात्मक लाभों को ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। ठीक है। और कीमत स्थिर रहती है ये मान लेना तो बिल्कुल ही गलत होगा। जैसे मांग की दिशा में परिवर्तन होगा, उत्पादन लागतें बढ़ेंगी, वैसे वैसे कीमतों में भी परिवर्तन होगा। कीमत यानी कि केवल लागत जो है वो कीमत को प्रभावित नहीं करती है। कीमतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। कीमतों में जो अंतर होता है उसके अनुसार व्यापार होता है, ना कि लागतों के अंतर के कारण। सिद्धांत में लागतों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें यानी इस सिद्धांत में लागत को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यही बात है जो पहले बताई गई है। लागत महत्वपूर्ण होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। वस्तु का मूल्य इसलिए देते हैं क्योंकि लागत लगाई है, लेकिन उपयोगिता भी निर्भर करती है, उपयोगिता पर भी निर्भर करता है मूल्य है। ठीक है। मांग पर भी निर्भर करता है। पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं। पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं अपनाता कोई भी राष्ट्र। आंशिक विशिष्टीकरण को अपनाते हैं। किसी एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण किया जाता है, लेकिन आंशिक, पूर्ण रूप से नहीं। उस स्थान पर यह सिद्धांत महत्वहीन हो जाता है। पूर्ण रोजगार की मान्यता सही नहीं है। किन्स कहता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बेरोजगारी हो सकती है, और ये बेरोजगारी ऐच्छिक हो सकती है। जब व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक ना हो और उनके लिए कार्य हो तो ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं अर्थव्यवस्था में। तो साधन बाजार में भी पूर्ण यानी कि बेरोजगारी, पूर्ण रोजगार की मान्यता सही नहीं है। स्थितिक प्रकृति है सिद्धांत की, जैसे समता सिद्धांत है। ठीक है। और जबकि अर्थव्यवस्था यानी कि जो व्यापार की जो प्रकृति होती है वो प्राकृतिक होती है। वस्तुओं में भेद का अभाव। तो वस्तु की किस्में होती हैं, विभिन्न किस्में होती हैं, एक ही वस्तु की अनेक किस्में होती हैं, तो उसमें जो भेद है उसको लेकर ये सिद्धांत नहीं चलता है। स्वतंत्र व्यापार में अनेक बाधाएं होती हैं, जैसे सीमा शुल्क लगाए जाते हैं, प्रशुल्क लगाए जाते हैं, कोटा पद्धति निर्धारित की जाती है, और अन्य बहुत सारी बाधाएं होती हैं। प्रत्येक देश संरक्षणवादी व्यापार नीति का अनुसरण करता है। तो ये स्वतंत्र व्यापार की मान्यता भी इस सिद्धांत का एक दोष है। श्रम की कार्य क्षमता की भिन्नता।
श्रम की जो कार्य कुशलता है उसमें भी बहुत भिन्नता होती है। ठीक है, अब ये कार्य क्षमता का क्या मतलब है? जब श्रमिक मात्रा में और गुण में श्रेष्ठ वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसको कार्य क्षमता कहते हैं। श्रम की कार्य क्षमता और प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होगी। सुरक्षात्मक वस्तु के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागत कुछ भी हो, भले हानि हो रही हो उत्पादन करने में, लेकिन जो सुरक्षा से संबंधित जुड़ी यानी सैनिक साजो सामान से जुड़े हुए उत्पादन है उसमें भले ही हानि हो उत्पादन लागत में, लेकिन उनका उत्पादन किया जाएगा देश के अंदर, उनको नहीं रोका जाएगा। ये सिद्धांत पूर्ण रूप से कृत्रिम है, अव्यवहारिक है, क्योंकि ये संभव है कि एक राष्ट्र वस्तु का आयात और निर्यात दोनों करे। ये भी संभव है कि एक राष्ट्र वस्तु का उत्पादन भी करे और उसका आयात भी करे। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए कि ये सिद्धांत अव्यवहारिक यानी कि इसमें ये अपूर्ण है और कृत्रिम है और अव्यवहारिक। दो देशों की आर्थिक स्थिति में अंतर होता है, समृद्धि में अंतर होता है, तो स्वाभाविक है कि उनके यहाँ तो यानी कि लागतों में भी अंतर होगा और समृद्धि में भी अंतर होगा। तो इस सिद्धांत में कोई चर्चा नहीं की जाती। ये तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनाएं हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। और जो चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो इसलिए शेष अगली क्वेश्चन। आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।